Hello, good evening. Now I'm going to teach you Nasagat Rakpit, which is compared with epistaxis in the modern. Uh, and both of these diseases are in your syllabus. Therefore, listen to these diseases carefully. And this is going to be last lecture of today. So let's begin the topic, Nasagat Rakpit. So Nasagat Rakpit is known as epistaxis in modern. तो इसके लक्षण के विषय में आचार्य ने कहा है चतुर्विधम द्विप्रभवम द्विमार्गम बक्ष्यामि वयुखलु रक्तवेदम। ये उत्तर तंत्र का अध्याय 22 का 9वां श्लोक है, जिसके अनुसार जो नासागत रक्त है वो 4 प्रकार का होता है, अर्थात वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। एवं यकृत तथा प्लीहा इन 2 स्थानों से उत्पन्न होने वाले तथा उदर तथा अध इन 2 मार्गों से प्रवेश रक्तपित्त रोग होता है। तो इस प्रकार से इसको 4 प्रकार का माना गया है, 2 स्थानों से उत्पन्न माना गया है और 2 मार्गों से प्रवेश माना गया है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं वक्ष्याम ऊर्ध्वम रक्तपितो शांति नाड़ी तस्य प्यो रक्त चिकित्सा वांते सम्यक च पीडम वदंती तीक्ष्णं धूमं शोधनम चतुर्म नस्य। ऐसा आचार्य ने सूक्ष्म तंत्र अध्याय 23 में 6 श्लोक में बोला है, परंतु यहाँ कुछ ज्यादा चिकित्सा का वर्णन नहीं किया। उसमें सिर्फ इतना कहा है कि उधर रक्तपित्त की शांति के लिए चिकित्सा करें। परंतु इसमें सूक्ष्म स्थान के उत्तर तंत्र के 45वें अध्याय में रक्तपित्त नासागत रक्तपित्त की चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया गया है। 40वां श्लोक है, जिसमें आचार्य कहते हैं ग्राम प्रवर्तते जलम आशु देवम सशर्करम नासिकया पयो वा द्राक्षरसम श्रीघृतम पिबेद्वा सशर्कर इक्षे रसम हिमेवा। अर्थात पानी में शर्करा मिलाकर वस्त्र से छानकर नासा में डालना चाहिए। ताजे कच्चे दुग्ध को नासा में प्रयुक्त करें। उसके पश्चात आचार्य कहते हैं द्राक्षा के रस में शर्करा मिलाकर छानकर नासा में डालें। आगे आचार्य ने बोला कच्चे दुग्ध को मथकर निकाले हुए घृत को नासा में डालना चाहिए। ई के स्वरस को अथवा बर्फ के पानी को इक्षुरस में ही बर्फ डालकर एवं मिलाकर ठंडा बनाकर नासा में प्रयुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य ने नासागत रक्तपित्त की चिकित्सा का वर्णन जो है उत्तर तंत्र के 45वें अध्याय में कर रखा है। तो इसको मॉडर्न में हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। So definition of epistaxis is bleeding from nose is known as epistaxis and is very common condition. It can be unilateral or bilateral. Then its etiological factors. Different kinds of etiological factors are responsible for epistaxis, which can be grouped as under local, journal and idiopathic. So first, the local factors of epistaxis. The foremost is trauma. सबसे प्रमुख जो इसमें ट्रॉमा है, ट्रॉमा में फिंगर नेल ट्रॉमा, एक्सटर्नल ट्रॉमा टू द नोज, repeated nose picking, surgical trauma, foreign body in the nose. तो इस प्रकार का ट्रॉमा जो है एपिस्टैक्सिस को कॉज करेगा।
Then infections, both acute and chronic infections cause epistaxis. Acute infections में acute sinusitis, diphtheria, vestibulitis आता है. Chronic infections जो हैं वो chronic rhinitis, atrophic rhinitis, tuberculosis, syphilis, adenoiditis, rhinosporioidosis, rhinitis sicca, ये सारी जो है epistaxis को cause करते हैं. Then neoplastic conditions जो कि epistaxis को cause करती हैं वो हैं. These include neoplasm of nose and paranasal sinuses and may either benign or malignant. तो benign जो हैं neoplasm, they are angioma, papilloma, angiofibroma. Malignant में जो है carcinoma and sarcoma. Then next factor of nasal bleeding is septal conditions, which include DNS, that is deviated nasal septum, septal spur, and septal perforations. Then atmospheric changes like high altitudes and sudden decompression causes epistaxis. तो सिस्टमिक फैक्टर्स जो epistaxis के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं ब्लड डिसऑर्डर्स. ब्लड डिसऑर्डर्स जो epistaxis करते हैं वो हैं aplastic anemia, severe anemia, leukemia, hemophilia, thrombocytopenia, vitamin K deficiency and scurvy. And systemic diseases जिनके कारण epistaxis होता है वो हैं cardiovascular diseases, liver and kidney diseases. कुछ ड्रग्स भी हैं जो epistaxis को कॉज करती हैं, वो हैं एस्पिरिन, एंटीकोगुलेंट्स, phenylbutazone and quinine. Then endocrine disorders responsible for epistaxis include diabetes, pregnancy, vicarious menstruation, and hypothyroidism. Then acute infections and idiopathic causes epistaxis. And 10% causes of epistaxis are idiopathic. The next part of this topic is sites of epistaxis. कहाँ से bleeding हो सकती है? Foremost is Little's area, जिसको Kieselbeck's plexus भी कहते हैं. यहाँ से bleeding जो है 90% bleeding Little's area से होती है. Then above the level of middle turbinate, usually from anterior and posterior ethmoidal vessels, that is internal carotid system. The bleeding from above the level of middle turbinate occur. Then below the level of middle turbinate, branches of spinal palatine artery are responsible for bleeding from the level of below of middle turbinate. Then posterior part of nasal cavity में जो bleeding है वो हो सकती है. Then diffuse में जो bleeding है वो nasal septum and lateral wall दोनों से ही होती है. इसमें ये दोनों पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं. Then nasopharynx भी ब्लीडिंग का एक साइट है. नेजल ब्लीडिंग जो नेजोफेरिंक्स में जाती है.
Then next part of this topic is investigations. First, hematological investigations, which include HB, TLC, DLC, BT, CT, PBF. Thromboplastin generation test, prothrombin time. So these are hematological tests for investigations for epistaxis. Then biochemical investigations include blood sugar, blood urea, liver function test, urine analysis, radiological investigations, other investigations as per the possible causes may be done. Then classification of epistaxis. First is anterior epistaxis. It is a condition in which the blood flows from front of the nose. इसमें जो blood है वो nose के front से आता है. Nostrils की तरफ से blood बाहर निकलता है. उसको anterior epistaxis कहते हैं. Second type जो है वो posterior epistaxis है, जिसमें bleeding posterior part में जाती है. That is blood flows towards the back into the throat mainly. The usual site is posterior superior part of nasal cavity. तो उसमें जो blood है वो mainly throat की तरफ जाता है. और ये इसमें जो usual site जो involved है वो posterior superior part of nasal cavity है. Then coming to management. Management of epistaxis is first aid. सबसे पहले first aid. इसमें pinching the nostril with thumb and index finger for about 5 minutes compresses the vessels of Little's area, as most of the time the bleeding occurs from Little's area. तो nostril को thumb and index finger से 5 minutes के लिए pinch करके रखना जो है Little's area के blood vessels को compress कर देता है, जिससे bleeding जो है वो stop हो जाती है या stop हो सकती है. Then cold compresses applied to face, head or dorsum of neck leads to vasoconstriction. जैसा कि आयुर्वेद में भी हम जो है अगर कहीं से रक्त जा रहा हो तो वहाँ पे बर्फ लगाते हैं. जो कि संधान का काम करेगी. Then Trotter's method. In this method, patient is made to sit, leaning a little forward over a basin to spit any blood and breathe quietly from mouth. This method is abandoned. तो ये Trotter's method जो है ये पहले किया जाता था, अब इसको abandon कर दिया गया है. अब ये stop हो गया है, इसको यूज में नहीं लेते हैं. इसके बाद जो है nasal packing करते हैं, जिसमें पहले है anterior nasal packing. अगर blood anterior part of the nose से flow हो रहा हो. If bleeding continues, nose should be packed with gauze soaked in neosporin antiseptic cream, Marosil pack, or liquid paraffin for 24 to 48 hours. Each nasal cavity is packed with a gauze piece of 1 meter length and 2.5 meter breadth, which is 12 millimeter in children. The nasal packing is from floor to roof and from before backward. तो अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है और नोज से ब्लड बह रहा है तो नेजल पैकिंग करते हैं. उसके लिए गॉज पीस लेते हैं सोक्ड इन न्यूस्पोरिन एंटीसेप्टिक या मेरोसिल में या लिक्विड पैराफिन में, और उसको 24 से 48 आवर्स तक रखते हैं. और जो इसकी लेंथ होती है गॉज पीस की वो 2.5 मिलीमीटर होती है. बच्चों में 12 मिलीमीटर जो इसकी ब्रेथ होती है. और जो पैकिंग है वो रूफ से फ्लोर की तरफ और फ्रॉम बिफोर
बैकवर्ड करते हैं। It can also be done from back uh, in vertical layers. Depending upon epistaxis, either one or both nostrils have to be packed. The packing has to be kept for more than 24 hours. Systemic antibiotics should be administered to prevent the occurrence of toxic shock syndrome or sinus infection. तो जो नेजल पैकिंग है इसको बैक टू फ्रंट की तरफ से भी कर सकते हैं इन वर्टिकल लेयर्स। पहले इसमें हमने बताया था कि उसको फ्लोर से रूफ की तरफ करते हैं फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। ऐसे इसको फ्रॉम बैक टू फॉरवर्ड फ्रंट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इन वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन epistaxis either one or both nostrils have to be packed। और अगर 24 घंटे से ज्यादा देर के लिए नेजल पैकिंग रखनी है, नेजल पैक को रखना है, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या साइनस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। सेकंड इज पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। Posterior nasal packing में a sponge pad of gauze rolled in the shape of cone is tied to 3 sutures, silk ties and or sutures। तो इसमें पैड लेते हैं गॉश का जो कि कौन शेप में होता है, उसको 3 सिल्क टाई से बांध देते हैं। A rubber catheter is inserted into nose and brought out from mouth. Catheter is withdrawn from nose after tying the silk thread to it. Sponge pad of gauze which follows the silk thread. It is adjusted into posterior nasal aperture and nasopharynx with the index finger। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक स्पॉन्ज पैड जो को लेते हैं जो कि कोन शेप में होता है, गॉज पीस, और एक रबर कैथेटर को लेते हैं जिसको नोज में से डालकर माउथ में से निकालते हैं। फिर ये जो गॉज पीस है जो पैड फॉर्म में हमने बना रखा है उस पे ये थ्रेड टाई करते हैं, 3 थ्रेड टाई करते हैं, और जो है उसको जो है कैथेटर से बांध देते हैं। और कैथेटर से बांधने के बाद जो कैथेटर है उसको फिर वापस नो से निकाल देते हैं। साथ में जो पैड है जिसके साथ सिल्क थ्रेड लगे हुए हैं उसको एडजस्ट किया जाता है पोस्टीरियर नेजल अपर्चर में और नेजोफेरिंक्स में इंडेक्स फिंगर से। तो पैड वहां पे रखा जाता है कि ब्लीडिंग चेक हो सके जो पोस्टीरियर पार्ट में हो रही है। तो इसमें जो है कैथेटर और पैड का यूज होता है, साथ में थ्रेड टाइज का यूज होता है, और इसको इंडेक्स फिंगर के साथ वहां पे एडजस्ट करने के बाद जो है जो 3 थ्रेड्स हैं हमने लिए हैं उसमें से जो 2 थ्रेड्स हैं उनको काट के छोटा कर दिया जाता है, जबकि मिडल वाले थ्रेड के जो है वो वैसे ही रहने दिया जाता है ताकि जब नेजल पैकिंग को रिमूव करना हो तो कोई डिफिकल्टी ना हो, वो इजीली रिमूव की जा सके। तो इस प्रकार से ये जो स्मॉल रोल्ड गॉज पीस है उसको ओरोफेरिंग्स में एडजस्ट करते हैं। और अगर ये पोस्ट नेजल पैकिंग करनी है
तो इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट फॉर द पेशेंट एडमिनिस्ट्रेड पोस्ट नेजल पैक। यहाँ पे दिख नहीं रहा फोटोग्राफी के कारण, इसको एक बार साइड में कर देता हूँ ताकि आप पढ़ लें। Then packing of nasal cavity is done and silk threads are tied over small rolled gauze, जैसे मैं बता चुका हूँ। The third silk thread is shortened and is let to hang in the oropharynx, but it helps in easy removal of pack later. Hospitalization is must for the patient administered post nasal pack. तो एक जो थ्रेड सिल्क का है वो वहां पे रख दिया छोड़ दिया जाता है ताकि लेटर जब रिमूव करना हो पैक को तो उसमें इजीनेस रहे, आसानी रहे। और इसके साथ ही अल्टरनेटिवली फोलेज कैथेटर और इन्फ्लेटेबल बैग और बैलून कैन बी इंसर्टेड। तो ये गॉज पीस के स्थान पे फोलेज कैथेटर और इन्फ्लेटेबल बैग और बैलून को भी यूज किया जा सकता है। ये जो नेजल बैलून है, it has two bulb attachments. One bulb attachment is placed into the post nasal space and the second is placed in the nasal cavity. एक को posterior nasal space में रखते हैं और दूसरे को nasal cavity में रखते हैं। और anterior nasal packing के साथ ही posterior nasal packing और जो थर्ड पार्ट ट्रीटमेंट का है वो है कॉटराइजेशन, जिसको हम दहन कर्म करते हैं। आयुर्वेद में रक्त स्कंदन का प्रमुख उपाय जो है वो कॉटराइजेशन ही माना गया है, दहन कर्म माना गया है। If the bleeding point is visible on removal of pack or before placing pack, it should be cauterized with silver nitrate or trichloric acetic acid. अगर ब्लीडिंग पॉइंट दिख रहा है पैक के रिमूव करने से पहले या उसको लगाने से पहले, तो वहां पे कॉटराइजेशन की जाती है विद सिल्वर नाइट्रेट और ट्राइक्लोरिक एसिडिक एसिड के द्वारा। देन एंडोस्कोपिक कॉटरी, इट इज डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया एंड सिडेशन। तो एंडोस्कोपिक कॉटरी लोकल एनेस्थीसिया और सिडेशन में की जाती है। Posterior bleeding point is located with endoscope and coagulated with suction cautery. तो इसमें एंडोस्कोप और सक्शन कॉटरी को यूज में लिया जाता है। Then ligation of blood vessels, अगर ये 3 मेथड से भी कंट्रोल नहीं होती ब्लीडिंग तो ब्लड वेसल की लाइगेशन की जाती है। So it is done only if patient continues to bleed in spite of all the measures have been undertaken. So this is the last measure of ligation of blood vessels if all other treatment methods fail. So first is ligation of external carotid. Ligation is done above the origin of superior thyroid artery. Embolization or ligation of peripheral branches is favorable. तो इसमें embolization और ligation of peripheral branches फेवर किया जाता है। Then ligation of maxillary artery, it is done in case of uncontrollable posterior epistaxis. Endoscopic ligation is done through nose. तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में लाइगेशन ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी को परफॉर्म किया जाता है। Then ligation of ethmoidal artery. If the bleeding is uncontrollable with nasal packing above the level of middle turbinate, that is anteroposterior bleeding, anterior and posterior ethmoidal arteries which supplies this area are ligated. So thank you for listening the lecture. तो इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो है कि नासागत रक्तपित्त, उसका लक्षण एवं उसकी चिकित्सा जिसका वर्णन सूक्ष्म उत्तरतंत्र 45वें अध्याय में है।
साथ में इसका मॉडर्न पढ़ा हमने एपिस्टैक्सिस, जिसमें उसके एटोलॉजिकल फैक्टर्स हमने पढ़े। साथ में हमने उसके क्लिनिकल फीचर पढ़े और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जो हमने करवानी होती है उसको हमने स्टडी किया। साथ में हमने जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसको स्टडी किया। तो इसके ट्रीटमेंट में हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी पढ़ी और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा कॉटराइजेशन सबसे पहले, जो दहन कर्म है, और उसके अतिरिक्त एंटीरियर नेजल पैकिंग, जो एंटीरियर पार्ट में से अगर ब्लीडिंग हो रही है नोज में से तो वो करते हैं। पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, अगर पोस्टीरियर पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है और थ्रॉट की तरफ जा रही है तो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग देते हैं। और उसके अलावा फिर लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर किसी भी मेथड से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो हम ब्लड वेसल्स की हमें लाइगेशन करनी पड़ती है। दैट इज द लास्ट ऑप्शन। अदरवाइज जो है कंजर्वेटिव मेथड से ही एपिसैक्सिस को ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो मेन एरिया है जहाँ से ब्लीडिंग होती है दैट इज लिटिल्स एरिया, उसको कीजल प्लेक्सिस भी बोलते हैं, और वो एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होता है, और वहाँ वो 90% ऑफ द ब्लीडिंग दैट इज एपिसैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ पे 4 आर्टरीज एनास्टोमोस करते हैं। एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, स्पिनोपैलेटिन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरी। तो इसलिए 4 आर्टरीज की एनास्टोमोसिस होने की वजह से, और दूसरा वो जो ट्रॉमा, जो मेन रीजन है एपिसैक्सिस का, वो उसके लिए एक्सपोजर उसका इजीली रहता है, क्योंकि वो पार्ट जो है बहुत एंटीरो इंफीरियरली लोकेटेड है। तो इसलिए उस पार्ट से ब्लीडिंग यूजली ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में भी आता है लिटिल्स एरिया। तो वहाँ पे आपको ये 4 आर्टरी जो मैंने बताई है उनके नेम्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you for attending lectures. Have a nice day. Good day. Thank you.